वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास 18 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संविधान सभा की आलोचना पर बात करेंगे, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करेंगे। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास होगी और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये आपको पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मिल जाएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और पूरा का पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ये क्लास 18 है। तो इससे पहले जो भी क्लासें हुई हैं उसको सीरीज से 1 to 17 आप देख डालिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से क्लास को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि साथियों, हम इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक को फॉलो करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्रिटिसिज्म, यानी कि जो बहुत एक तरीके से जो आलोचनाएं हैं, लोगों के द्वारा जो आलोचनाएं की गई हैं वो क्या आलोचनाएं की गई हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे आलोचनाओं में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आलोचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इट वॉज अ नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसमें संप्रभुता की कमी थी, यानी कि इट लैक्ड सॉवरेनिटी। संविधान बनाने में समय की बर्बादी की गई। ऐसे बहुत सारे आलोचक हैं जो कि इसकी बात करते हैं। टाइम वॉज वेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कि कांग्रेस डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इन सब के बारे में जो भी कमियां हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और हम एज ए हम लोग ये भी देखेंगे साथियों कि जैसे कि बहुत सारे विद्वान इसकी बुराइयां करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्वान हैं जो उन बुराइयों को नकारते भी हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एज ए वकील का काम करते हैं, एडवोकेट का काम करते हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि क्या कमियां रही, लेकिन ये कमियां रही तो क्या ये रियल में कमी है या फिर उस समय की मजबूरियां थी। तो आइए देखें। जैसे साथियों, पहला है, यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये बात देखिए बिल्कुल सही लग रही है कि साथियों, जो संविधान सभा थी, अगर हम बात करें यहां पर, तो आप खुद ही समझिए उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। कितनी थी भाई? 40 करोड़। साथियों, इनमें से मात्र 10% लोग ही 10% लोगों को ही वोटिंग राइट मिलता था। वोटिंग राइट मिलता था क्योंकि उस समय सीमित मताधिकार का सिस्टम था। लिमिटेड वोटिंग लोग कर सकते, जिनके पास धन संपत्ति हो, समझ रहे हैं, या जो टैक्स देते हैं, वही केवल वोट देने का अधिकार था। तो 40 करोड़ की जनसंख्या में 10% को ही वोटिंग राइट है। और साथियों, यही 10% जाके क्या, मतलब किसको चूज करेंगे? राज्यों की विधानसभा में जाएंगे। राज्य की विधानसभा में जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर राज्य की विधानसभा में ये लोग जाएंगे, मतलब 10% वोटिंग राइट, 10% लोगों को ही वोटिंग राइट है। ये लोग जिसको चुनेंगे वही उसी को विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में भेजेंगे। अच्छा, जिन लोगों को राज्य की विधानसभाओं में, मतलब जो लोग राज्य की विधानसभाओं में पहुंचे हैं साथियों, जो राज्य की विधानसभाओं में पहुंचे हैं जो लोग, वही किसका चुनाव करेंगे? साथियों, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करेंगे, वही संविधान सभा का चुनाव करेंगे। अब समझिए आप। तो बात तो ये कहीं ना कहीं सत्य ही है कि भैया 40 करोड़ की जनसंख्या में सबको वोटिंग राइट तो है नहीं, केवल 10% लोगों को ही वोटिंग राइट है। और ये 10% लोग ही क्या कर रहे हैं? विधानसभाओं में लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। अच्छा, विधानसभाओं में जो लोग चुनकर गए हैं वही किसका चुनाव कर रहे हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव कर रहे हैं। अब बात समझिए, ये बात तो बिल्कुल सही है।
कि ऐसे में ये बताइए, क्या ये पूरे भारत के लोग का प्रतिनिधि कर पाएंगे जब 10% ही वोटिंग राइट है? बताइए, कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पूरे इंडिया की नहीं थी। लेकिन साथियों, इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि साथियों, जो मेंबर आए हैं हर दल के लोग हैं। हर दल के मतलब कांग्रेस के भी लोग हैं साथियों, मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, अन्य समुदाय के भी लोग हैं। मानते हैं पूरे भारत से लोग नहीं गए हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब अगर हम देखिए, ये तो विपक्ष का तर्क है साथियों, ये विपक्ष का तर्क है। विपक्ष कह रहा है कि 40 करोड़ में से 10% वोटिंग राइट अगर मिल रहा है, तो ये तो भाई रिप्रेजेंटेटिव सबका नहीं हो पाएगा। अब हम पक्ष में अगर हम तर्क दें कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी, तो बात यह है, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर पार्टी के लोग थे। यानी कि देखा जाए, उस समय जैन धर्म के लोग भी थे इसमें, मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, हिंदू समुदाय के लोग भी थे। तो ये हम कह सकते हैं, अ, इसमें सभी दलों का प्रतिनिधि था। मतलब इसमें सभी दल उपस्थित थे, हर पार्टी इसमें उपस्थित थी। नंबर 2 पॉइंट, साथियों, ये कह देना कि लोगों का ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व ये संविधान सभा के कर रही है, ये बहुत आसान है। लेकिन आप बताओ, उस समय क्या संसाधन थे? देश आजाद हो गया 1947 में, तो क्या चुनाव 1948 या 50 तक हो पाया? वो तो जाके चुनाव 52 में हो पाया। तो साथियों, संसाधन की भी तो कमी थी, संसाधन की भी कमी थी, रिसोर्सेस की भी कमी थी। तीसरा साथियों, साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट में भी कमी थी, साक्षरता की भी कमी। और जो हमें बनाना था संविधान सभा, साथियों, कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाना था। हम लोग अभी स्वतंत्र थोड़ी ना हुए थे, कैबिनेट मिशन जैसा बोल रहा था वैसा हमें करना पड़ा। तो पहली बात, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही हमें करना पड़ा। दूसरी बात, उस समय क्या साक्षरता थी उतनी? आप सोच लीजिए ना, 47 में देश आजाद होता है और 52 में हम जाके चुनाव कराते हैं, यानी कि 5 साल बाद। तो ऐसे में हमारे पास एक तो संसाधन नहीं है, संसाधन के साथ साथ लोग साक्षर भी नहीं है, उनको वोट का मतलब ही नहीं पता है। समझ रहे हैं? तो वो किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे? सभी दल उपस्थित, पहली बात तो इसमें सभी दल, तो ये चार पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। ये बात तो सही है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन ये पक्ष वाली जो बात है, ये भी तो सही है। ये बात समझ में आया? दूसरी चीज साथियों, यहां पर हम देखेंगे, इसमें संप्रभुता की कमी थी। इट लैक्ड सॉवरेनिटी, इट वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब दूसरी बात है साथियों, अब देखिए, ये जो इंग्लिश मीडियम में है वो जान जाइए, संसाधन की भी कमी को हम कहते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस, साक्षरता की कमी को लैक ऑफ लिटरेसी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? ये लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लिटरेसी की बात कर रहे हैं। और साथ संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस साथी। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम सॉवरेनिटी की बात करें, संप्रभुता की कमी, तो ये बात तो सही है कि सॉवरेन नहीं है, ये जो हमारी कैबिनेट मिशन है, ये सॉवरेनिटी तो बिल्कुल नहीं दिखा रही है, सॉवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है। ठीक है, सॉवरेनिटी की कमी है साथियों, सॉवरेनिटी की कमी है, लैक है, संप्रभुता की कमी है। कैसे कमी है?
भाई जाहिर सी बात है, हम उस समय स्वयं मतलब जो संविधान सभा बन रही है, यानी कि पहली बात तो ब्रिटिश संसद की जब बात करें, साथियों ब्रिटिश संसद ने ही तो बिल पारित किया कि सबसे पहले क्या लाया जाए, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन क्या करेगी आगे चलकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। समझ रहे, संविधान सभा साथियों बनाएगी। तो बताइए, ये बात तो सही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये स्वयं में संप्रभु नहीं है। क्यों संप्रभु नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन लाया गया, और साथियों कैबिनेट मिशन ने ही अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो सबसे ऊपर तो ब्रिटिश संसद हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हुई। लेकिन साथियों, जब हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। साथियों, इस एक्ट में साफ साफ बात कही गई है, हमने पिछली क्लास में बताया भी है, साफ साफ बात कही गई है कि अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही अपने आप में संप्रभु होगी, अपने आप में स्वयं में प्रभु। संप्रभु का मतलब स्वयं में प्रभु, अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ होना। ये स्वयं कह रही है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है साथियों, स्वयं में संप्रभु है, यानी कि सॉवरेन है। ये पुरानी विधियों को लगा भी सकती है, पुरानी विधियों में संशोधन भी कर सकती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है कि ये मतलब इसमें सॉवरेनिटी की कमी थी, यानी कि ब्रिटिश संसद इसके द्वारा लाई गई भाई कैबिनेट मिशन। समझ रहे हैं? कैबिनेट मिशन, सॉरी, ब्रिटिश संसद के द्वारा कैबिनेट मिशन लाया गया, और कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाई गई। तो स्वयं में प्रभु तो नहीं है, यानी कि संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। लेकिन यही ब्रिटिश संसद एक एक्ट भी तो पारित करती है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, और इसमें स्वयं वो कहती है कि अब भारत के संविधान का काम, और जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक का चलाने का जो भी तरीका होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। यही संप्रभु है, पुरानी विधियों को लगा भी सकती है, हटा भी सकती है। बात समझ गए? तो सॉवरेनिटी की जो कमी आप कह रहे हैं, अगर ऐसे में देखा जाए तो कहां सॉवरेनिटी की कमी है? जब उसे सॉवरेन बना ही दिया गया तो क्या सॉवरेनिटी की कमी है? बात समझ में आया? तो जो बड़े बड़े विद्वानों का मत है, वो कई विद्वानों के द्वारा खारिज भी किया गया। साथियों, दूसरी बात है, संविधान बनाने में समय की बर्बादी की गई, टाइम वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब अगर हम बात करें कि समय की बर्बादी, टाइम के वेस्ट, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं टाइम वेस्टेज की बात की जा रही है, यहां टाइम वेस्टेड की बात की जा रही है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो टाइम स्पेंड की बात है ये तो सही है, टाइम स्पेंड की बात है ये तो सही है, लेकिन कोई ये कहे कि ये वेस्टेज था, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक तरीके से देखोगे तो लगेगा कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना, जबकि वहीं ये भारत का संविधान इतने समय में लगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय लगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है साथियों, वो 6 मंथ में बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे में तो समय की ज्यादा समय लगा, ये बात तो सही है। लेकिन साथियों, अगर हम दूसरे पक्ष से देखें
तो भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से बहुत ज्यादा थी उस समय भी। भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, क्या अमेरिका में उतनी डाइवर्सिटी है? नहीं है। तो भारत में अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग भाषाई लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं। यानी कि जातीय स्तर पर, भाषा स्तर पर, मजहब स्तर पर अलग अलग विविधता पाई जा रही है। तो ऐसे में लाजमी है, अगर हम सबका ध्यान में रखकर कानून बनाएंगे, अगर हम सबको ध्यान में रखकर संविधान बनाएंगे, तो उसमें समय लगेगा। 60 देशों का संविधान साथियों हम लोग पढ़े, 60 कंट्री का संविधान हम लोग पढ़े और एज इट इज नहीं उतार लिए। कहते हैं ना, भारत का संविधान उधारों का थैला है। ये गलत है। दूसरों से कॉपी हमने किया है, लेकिन साथियों दूसरों से हमने सीख लिया है, ना कि कॉपी किया है, नकल नहीं किया है, अपने अनुसार उसको चेंज किया है। क्योंकि दूसरे देश की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और कास्ट डाइवर्सिटी है, वो हमारे देश की तुलना में अलग अलग है भाई। बात समझ गए? तो ये अलग अलग हिसाब होने के कारण ऐसा इतना समय लगा। तो हाँ, टाइम स्पेंड लगा, लेकिन चूंकि भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसके कारण ऐसा लगा। और ऐसा तो है नहीं बार बार इसमें चेंजेस करने हैं, एक ही बार संविधान बनना था, तो उसको सोच समझ के बनाया गया हमारे संविधानविद ने। ये बात क्लियर हो गई। टाइम स्पेंड जरूर हुआ, लेकिन हम वेस्टेज नहीं कह सकते। अगली बात साथियों, संविधान सभा कांग्रेस का प्रभुत्व था और हिंदुत्व का प्रभुत्व था। अब यहां पर बड़ी बात कि भाई पूरी तरीके से उस समय एक दलीय संस्था थी, समझ रहे हैं? और केवल एक ही कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ या हिंदुत्व का प्रभाव हुआ, ये कहना क्या उचित है? तो आइए इसको भी देख लेते हैं साहब। हिंदुत्व और कांग्रेस एक पक्ष से देखा जाए तो साथियों ये बात तो हमको सही लगती है कि हाँ, कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, तो वो कांग्रेस थी। दूसरा, हिंदुत्व की बात जो किया जा रहा है, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या भी ज्यादा थी। हिंदुत्व की बात समझ रहे? एक व्यक्ति होते हैं जी ऑस्टिन, ग्रेविल ऑस्टिन करके इनका नाम होता है, जी ऑस्टिन। भाई साहब कहते हैं यह एक मतलब उनका ये कहना है, इट इज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला गया। साथियों इट इज अ वन पार्टी बॉडी ऑफ वन पार्टी कंट्री। मतलब समझे, एक दलीय देश के एक दलीय निकाय, यह एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी। एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी। अब अगर सही से देखा जाए साथियों, तो बात यह है, जैसे बहुत सारे संविधानविद, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जैसे संविधान का निर्माता कहते हैं, वो क्या कांग्रेसी थे? अगर हम उन्हीं की बात केवल उठा लें, क्या वो कांग्रेसी थे? तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं थे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अधिकांश लोग कांग्रेसी थे, क्योंकि साहब उस समय कांग्रेस ही मेन पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी और कांग्रेस में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। तो अगर कांग्रेस का प्रभुत्व था तो गड़बड़ क्या था? उसमें तो अलग अलग समुदाय के लोग भी थे, अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधि भी कर रहे थे। अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, तो क्या मुस्लिम समाज भी कांग्रेस में नहीं थे?
क्या मुस्लिम लीडर कांग्रेस में नहीं थे? क्या जैन धर्म के लोग कांग्रेस में नहीं थे? अगर कांग्रेस के इतिहास को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग उसमें रहते हैं। तो अगर बात यह है कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो कांग्रेस कोई जाति थोड़ी ना है। कांग्रेस में अलग अलग टाइप के, अलग अलग जाति के लोग हैं, कोई एक जाति नहीं है। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मजहब के लोग हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के नाम पर संविधान में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। उसमें हर मजहब, कहीं आप कोई भी आर्टिकल ऐसा पढ़े हैं क्या जिसमें कांग्रेस को प्रभुत्व दिया जा रहा हो, जिसमें हिंदुओं को प्रभुत्व दिया जा रहा हो? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई आर्टिकल ऐसा हो जो कि कांग्रेस की ही बात कर रहा हो, केवल कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया हो कि कांग्रेसियों के लिए ऐसा होना चाहिए, बाकी जो कांग्रेसियों के लिए ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ऐसी बात तो कहीं कहीं नहीं जाती है। सेम साथियों हिंदुत्व के लिए भी। हिंदुत्व में एक लीडर है जिनका नाम है लॉर्ड विंस काउंट। लॉर्ड विंस काउंट। लॉर्ड विंस काउंट का कहना है हिंदुओं की निकाय थी। इट इज द इट बॉडी रिलेटेड विद हिंदूज। यह हिंदुओं से ही रिलेटेड थी। विस्टन चर्चिल ये कहा कहता है कि इसमें एक समुदाय का प्रभुत्व होता है, एक कम्युनिटी का डोमिनेंस होता है। विस्टन चर्चिल, ये भी आप कहीं जब मेंस में लिखें तो इस चीज को आप कोट कर सकते हैं। विस्टन चर्चिल कहता है एक समुदाय का प्रभुत्व, द डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी। एक समुदाय का प्रभुत्व, एक समुदाय का प्रभुत्व। विस्टन चर्चिल की ये बात, लॉर्ड विंसकाउंट की ये बात तो सही है कि एक समुदाय का ज्यादा प्रभुत्व है हिंदुओं का। लेकिन बताइए, प्रैक्टिकल में जब कॉन्स्टिट्यूशन आज आप पढ़ते हो, क्या हिंदुओं के लिए कोई विशेष महत्व की बात, या हिंदुओं के लिए कुछ विशेष मतलब एक तरीके से सुविधाओं की बात या अधिकारों की बात की गई है? अन्य धर्मों को क्या दबाया गया है? आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो सभी धर्मों की बात की जाती है। तो मानते हैं उस समय हिंदुत्व का प्रभाव था, लेकिन क्या ये बात सत्य है कि उस समय हिंदुओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, या कांग्रेसियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? कांग्रेस तो कोई जाति ही नहीं है, पहली बात तो कांग्रेस में विशेष कुछ मतलब सभी समुदाय के लोग हैं, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व होना गलत कहां है? उसमें तो हर समुदाय के लोग हैं भाई, कांग्रेस कोई जाति थोड़ी ना है। समझ में आया? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई कौन पढ़ेंगे बच्चे? कोई एक बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उसमें पेरेंट्स जाके पढ़ेंगे? तो साथियों, अगर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस में सभी लोग तो हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, जैन के लोग हैं, बौद्ध के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं। बात समझ में आए? दूसरा साथियों, ये बोला जाता है वकीलों और राजनेताओं का प्रभुत्व ज्यादा था। फिर वही बात, वकीलों व राजनेताओं का प्रभुत्व ज्यादा था।
डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट एंड लीडर्स, ये मैं वहां लिखा भी हूं। तो ये बताइए उस समय पढ़ा लिखा समाज में कौन से लोग ज्यादा होते थे? वकील और राजनेता। भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, तो नेता ही तो उसमें जाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही तो जाएंगे, जिनको समाज, जिनको जनता चुनकर भेजेगी उन्हीं को तो लीडर कहते हैं। तो राजनेता जा रहे हैं, वही वाली बात कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कौन जाएंगे? भाई राजनेता जाएंगे ही, लीडर्स जाएंगे ही। लीडर कौन होते हैं? लोगों के प्रतिनिधि ही तो होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसके लिए? लोगों के लिए, तो कौन जाएगा भाई? वकील। अब ये बताओ उसमें लॉ बनाने हैं, नियम बनाने हैं, उसमें कोई सॉन्ग तो गाया नहीं, मतलब सॉन्ग की रचना तो नहीं की जा रही, कोई गाने की रचना तो नहीं की जा रही है। उसमें कुछ एक तरीके से देखा जाए कोई बिजनेस का काम तो करने नहीं जाना है कि उस समय बड़े बड़े जो उस समय के धनाढ्य लोग थे उनको बुलाया जाए। भाई जाहिर सी बात है, हमें लॉ तैयार करना है, हमें कानून बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें वकीलों को बुलाया ही जाएगा, लीडर्स को बुलाया ही जाएगा। दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी भाषा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल भाषा। यानी कि साथियों, जटिल भाषा का मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया गया। आपसे यदि कह दिया जाए कि आप सफलता का मंत्र बताइए, तो क्या इस सफलता का मंत्र कोई एक लाइन में बता सकता है? अच्छा, एक लाइन में यदि बताना भी हो तो क्या उसकी लैंग्वेज टफ नहीं हो जाएगी? देश के लिए संविधान बनाना है, उसमें लाइनें बहुत ज्यादा ना हो, बहुत एक कई पन्नों की किताब बनकर न तैयार हो जाए। तो जाहिर सी बात है उसमें भाषाओं में जटिलता तो आएगी ही, क्योंकि एक लाइन में ही सारी बातें हमें कहनी है। ये बात समझ रहे हैं? तो भाषाओं का जटिल होना कोई खराब बात नहीं है। भाषा जटिल हो ही जाएगी जब किसी एक लाइन में संक्षेप में अपनी बात को बताना होगा। समझ रहे हैं? तो साथियों, ये कुछ कमियां रही, और सॉरी, ये जो क्रिटिसिज्म किया गया है किस आधार पर किया गया ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और वहां आपको कुछ चीजें बतानी होंगी, जैसे जी ऑस्टिन का नाम, लॉर्ड विंसकाउंट का नाम, विंस्टन चर्चिल का नाम। ठीक है? और अभी पूरा संविधान हम लोग पढ़ेंगे ही, उसमें आप पूरे संविधान से जब पूरा निचोड़ आप, मतलब पूरी सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो जो निचोड़ निकल के आएगा साथियों, वो जब अपनी भाषा में आप लिखोगे तो उसका, उसकी वैल्यू बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि किस आधार पर क्रिटिसिज्म किया गया, कैसे किया गया, ये सारी बातें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।